हम हैं बनारसी बाबू। हिंदी सिनेमा में अगर किसी एक शख्स के लिए स्टाइल आइकॉन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था तो वो थे देवानंद। दिल तो आवारा जाने किस पे आएगा। झुक झुक कर चलना, अपने एक अलग अंदाज में बोलना, गले में स्कार्फ और सर पर एक बड़ी सी कैप, ये थे देवानंद। देवानंद साहब ये कहते थे कि वो भारतीय सिनेमा के लिए ताउम्र जवान रहेंगे और इसे वो साबित भी कर गए। कंपटीशन जो है मेरे खुद से है, अपने आप से है। पर आज हम इस वीडियो में देवानंद साहब के बारे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और मनोरंजक तथ्यों को आपको बताएंगे जो आपने अभी तक किसी एक सिंगल वीडियो में नहीं सुने होंगे। जैसे कि बचपन की जरूरत से ज्यादा संकोच करने की आदत को इनके पिता ने कैसे छुड़वाया। ऐसे महज 30 रुपए लेकर अपने कैरियर की शुरुआत करने वाला धर्मदेव पिसोरीमल बन गया हम सबका सदाबहार सुपरस्टार देवानंद। इसमें मेरे बहुत से कपड़े हैं, इसे रख कर अगर कहीं से 10 रुपए का इंतजाम हो सके तो। देवानंद साहब जो कभी महज चंद पैसों के लिए अंग्रेजों की चिट्ठियां पढ़ने का काम करते थे, उनकी जिंदगी किस एक चिट्ठी को पढ़कर एकदम से पलट गई। न दर्द न ठिकाना गम से बेगाना फलक। वैसे तो आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड की सबसे अच्छी लव स्टोरी देवानंद और सुरैया की कही जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड की सबसे मशहूर लव स्टोरी इनकम्प्लीट लव स्टोरी बनकर ही रह गई। और फिर जब देवानंद साहब ने जीवन के एक पड़ाव पर जीनत अमान से प्यार किया तो उसमें किसने भांजी मार दी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि देवानंद साहब ने अपने समय की मौजूदा सरकार से कैसे सीधी टक्कर ली। मेरा जुर्म यह है कि मेरी मुस्लिम जिंदगी के जिम्मेदार मुझे मार डालना चाहते थे और मैं जिंदा रहना चाहता। सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला है या नहीं। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर शहर पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम पिसोरीमल आनंद था जो कि पेशे से एक वकील थे। मां का नाम रजनी आनंद था जो कि एक कुशल गृहिणी थी। देवानंद के जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनका परिवार लाहौर चला गया। तो लाहौर के ही सरकारी कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। वहीं पर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से बीए किया। वैसे देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद था। उन्हें साहित्य पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद था। मैं एक लड़का हूँ। आप क्या करेंगे? आप लड़का कैसे हो सकती हैं? वो अक्सर रद्दी वाले की दुकान पर जाते और उससे पुरानी पत्रिकाएं लेकर पढ़ा करते थे। नहीं समझे पंडित जी। रोज रोज पत्रिकाएं खरीद कर लाने से दुकान वाले से अच्छी दोस्ती हो गई थी। दुकानदार उनके लिए अक्सर उनके आने से पहले पत्रिकाएं छांट कर रख लेता था। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि कभी कदार वो दुकानदार इन्हें पत्रिकाएं मुफ्त में दे दिया करता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने सुना कि फिल्म बंधन की शूटिंग के लिए अशोक कुमार उस समय उनके शहर में आ रहे हैं। देवानंद साहब को फिल्में देखने का तो शौक था ही, और उस समय के सबसे मशहूर हीरो अशोक कुमार को प्रत्यक्ष आंखों से देखना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। सो बगैर देर करे देवानंद साहब पहुंच गए अपने चहेते हीरो अशोक कुमार को देखने के लिए। पर जब देवानंद साहब वहां पहुंचे तो देखा भारी भीड़ है। लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले खड़े हैं। देवानंद साहब दूर खड़े होकर बस देख रहे थे और भारी भीड़ में बगैर ऑटोग्राफ लिए वो चुपचाप घर चले आए। शायद ही उस समय किसी को पता हो कि ये शर्मीला लड़का एक दिन खुद सबको ऑटोग्राफ देगा। कोई हमें प्यार कर ले। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। देवानंद के सभी दोस्त पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश में पढ़ाई करने का था, पर घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिताजी उन्हें विदेश नहीं भेज सके। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। फिर देवानंद साहब ने इंडियन नेवी में जाने का मन बना लिया। उन्होंने खूब मन लगाकर तैयारी की।
पर दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। अब देवानंद साहब बहुत टूट गए थे। उन्हीं दिनों उनकी माँ बीमार रहने लगी। उन्होंने माँ की खूब सेवा की। तुम्हारी आवाज है, तुम्हारा ही स्पर्श है, तुम आ गए मेरे लाल, तुम आ गए। पर ऊपर वाले की मर्जी के बिना कहाँ कुछ हो सकता है। देवानंद की माँ, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे, वो बीमारी के चलते उन्हें छोड़कर चली गईं। अब देवानंद अकेले पड़ गए थे। मन मेरे सुन मेरा कहना। काफी सोच विचार के बाद उन्हें जब कुछ सुझाई नहीं दिया तो वो सीधे बॉम्बे चले आए। पर जेब में सिर्फ 30 रुपए थे और दिल में अशोक कुमार की तरह एक एक्टर बनने की ख्वाहिश है। किसी तरह एक चौल में रहने के लिए जगह मिली। दिन भर स्टूडियो चक्कर लगाते और शाम को थक हार कर उसी चाल में वापस आ जाते। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। जहाँ एक छोटे से कमरे में 3 लोग रहा करते थे। उस एक फ्लोर में 20 लोग रहते और उन 20 लोगों के बीच में एक वॉशरूम हुआ करता। सुबह उठते ही उस भरी दोपहरी में काम की तलाश फिर शुरू कर देते। कई दिन स्टूडियोज के चक्कर लगाने के बाद भी काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। देवानंद साहब अब हताश हो रहे थे। काम की जद्दोजहद के बीच घर से लाए हुए 30 रुपए अब खत्म हो गए थे। पैसों की तलाश में जब उन्होंने अपने कपड़े के बैग में खोजना शुरू किया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। बस मिला तो उनके बचपन में बनाया हुआ स्टाम्प कलेक्शन का एल्बम। बचपन के शौक पर पेट की भूख भारी पड़ रही थी। उन्होंने वो एल्बम बेच दिया। उन्हें उस एल्बम के 30 रुपए मिले। अगर कहीं से 10 रुपए का इंतजाम हो सके तो। अब उन 30 रुपए को लेकर स्टूडियो के चक्कर लगाते, साथ ही साथ कुछ और भी काम तलाश करते। दरवाजे चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक जगह 85 रुपए महीने की एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। पर कुछ ही दिन बीत पाए थे कि ये नौकरी भी उनके हाथ से जाती रही। इसकी वजह थी कि उनका हाथ गणित में तंग था और फिर शुरू हो गई नए काम की तलाश। और इसके बाद उन्हें ब्रिटिश सेंसर ऑफिस में काम मिल गया। यहाँ इनका काम था कि सेना के अधिकारियों के लिखे पत्र पोस्ट से पहले पढ़ने का। ब्रिटिश सरकार अपने सेना के अधिकारियों के पत्रों को भी सेंसर रखते थे, जिससे कि कोई भी खुफिया जानकारी बाहर न जा पाए। हालांकि ज्यादातर पत्र वो होते थे जो जवान अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं को लिखते। इस काम में देवानंद साहब को खूब मजा भी आता और इस मनोरंजक काम के देवानंद साहब को 165 रुपए महीना मिलते। वैसे देव साहब के लिए ये रकम उनकी जरूरतों से कहीं अधिक थी, पर कुछ ही समय बाद देवानंद साहब को ये लगने लगा कि वो अपने पैसों के आगे सपनों को क्यों भूल रहे हैं। उन्हें अब ये लगने लगा था कि वो इस पत्र को पढ़ने के चक्कर में सिर्फ एक सरकारी बाबू ही तो बनकर रह गए हैं। इन्हीं उलझनों के बीच उनके सामने एक ऑफिसर का पत्र आया, जो उस ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था। पत्र में लिखा हुआ था कि काश मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता तो मैं सीधे तुम्हारे पास तुम्हारी बाहों में होता। खत में लिखी वो काश वाली लाइन देवानंद के मन में घर कर गई। देवानंद साहब को उस खत के माध्यम से एक नई उड़ान मिल गई। देवानंद ने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े हीरो बनने। और उसी दौरान वो जब लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे तो किसी को बात करते हुए सुना कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर लड़के की तलाश कर रही है। फिर क्या था, देवानंद साहब सब कुछ छोड़कर अगले ही दिन पहुंच गए प्रभात फिल्म कंपनी। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई और बाबूराव पाई देवानंद के बेबाक बात करने के अंदाज से बेहद प्रभावित हुए और देवानंद से चलते वक्त कहा कि आज तुम जाओ, कल आकर डायरेक्टर पीएल संतोषी से मिल लेना। और अगले ही दिन देवानंद साहब बेहद ऊर्जा के साथ पीएल संतोषी से मिलने पहुंच गए। पीएल संतोषी देवानंद की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुए और पीएल संतोषी साहब ने तुरंत देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्रभात फिल्म स्टूडियो का हिस्सा बना लिया। इस बैनर के तले उनकी पहली फिल्म आई हम एक हैं। यह फिल्म वैसे कुछ ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई। ये भी कोई चोट है। आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए
जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर। पर इस दौरान उन्हें 400 रुपए महीना मिलता था। अब उस छोटे से चौल में रहने वाले देवानंद साहब ने अपना घर बना लिया था। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। प्रभात स्टूडियो, जहां कई लड़के अपनी किस्मत आजमाने आते, कुछ की चलती तो कुछ रह जाते। वैसे प्रभात स्टूडियो के बगल में ही एक छोटी सी लॉन्ड्री थी, जहां देव साहब अक्सर अपने सूट वूट धुलवाते थे। एक दिन जब वो अपना सूट लेने पहुंचे तो उनका सूट वहां से गायब था। लॉन्ड्री वाले ने बोला कि आपका सूट धोखे में किसी और के पास चला गया है। देव साहब उस दिन बगैर सूट के सिर्फ शर्ट पैंट में ही स्टूडियो पहुंच गए। वहीं पर उन्हें स्टूडियो में ही एक लड़के पर नजर पड़ी और देवानंद साहब उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसने वो ही सूट पहना था जो देवानंद साहब का लॉन्ड्री से गायब हो गया था। देवानंद तुरंत उस लड़के के पास पहुंच गए और बोले, हेलो। लड़के ने भी बड़े अनमने अंदाज में हेलो बोलकर जवाब दिया। देव साहब ने फिर कहा, यार तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लिया? फिर उस लड़के ने झिझकते हुए कहा, यार ये मेरे कपड़े नहीं हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं। आज मैं लॉन्ड्री में जब अपने कपड़े लेने गया तो मैंने लॉन्ड्री वाले को चकमा देकर उसे धोखे से ये सूट ले आया। मैं उसे ये सूट कल वापस कर दूंगा। देव साहब उसकी सच्चाई से बहुत खुश हुए। देव साहब बोले, ये कपड़े मेरे हैं, मेरा नाम देवानंद है, और तुम्हारा? फिर वो लड़का बोला, मेरा नाम गुरदत्त है। देव साहब ने फिर पूछा, क्या करते हो? गुरदत्त ने जवाब दिया, असिस्टेंट कोरियोग्राफर हूँ। देव साहब ने हंसते हुए बोला, यहाँ पर बनने क्या आए हो? जवाब मिला, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। फिर क्या था, इन्हीं सभी बातचीतों के साथ साथ देव और गुरदत्त एक अच्छे दोस्त बन गए। फिर देवानंद साहब ने गुरदत्त से वादा किया, जब भी मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा तो डायरेक्टर तुम्हें ही रखूंगा। और गुरदत्त साहब ने बड़े भरोसे भरे अंदाज में बोला कि जब कभी भी मैं अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करूंगा तो उसमें तुम्हें हीरो रखूंगा। कहते हैं देवानंद साहब ने अपना वादा निभाया। अपनी प्रोडक्शन में जब देवानंद साहब ने पहली फिल्म बाजी बनाई तो डायरेक्टर गुरदत्त थे। हालांकि गुरदत्त साहब ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया ये तो नहीं पता। हाँ, गुरदत्त साहब ने देवानंद को लेकर सीआईडी फिल्म बनाई, लेकिन उसे अपने असिस्टेंट राज घोसला से डायरेक्ट करवाया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का। देव साहब समय के साथ साथ लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। उस समय जाल, काला पानी, सीआईडी, काला बाजार, हम दोनों, गाइड जैसी न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में देव साहब ने दी। सभी महिला प्रधान फिल्में थी और उन सभी फिल्मों में उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। 1948 में फिल्म विद्या में देवानंद साहब ने उस समय की सबसे महंगी और मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम किया। उन दिनों सुरैया शिखर पर थी। कहते हैं उन दिनों सुरैया की कमाई साल में 8 लाख रुपए के करीब थी, जो उन दिनों की एक बहुत बड़ी रकम थी। पर देवानंद साहब उन दिनों नवोदित कलाकार थे। जब फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने देवानंद का परिचय कराते हुए बोला कि ये फिल्म के हीरो हैं और इनका नाम देवानंद है। डायरेक्टर साहब आगे कुछ कह पाते कि देवानंद साहब ने अपना परिचय खुद ही दे दिया। यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगी? सुरैया बोली, देव ही कहूंगी। देव साहब लगातार सुरैया को देखे जा रहे थे। फिर क्या था, सुरैया को टोकना ही था। सुरैया ने बोला, क्या देख रहे हो? देव साहब बोले, आप में कुछ है पर बाद में बताऊंगा। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे? छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन यह मुलाकात शायद कई मुलाकातों और उसके बाद एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के नाम भी रख दिए थे। देवानंद साहब सुरैया को नोजी कहते थे और सुरैया देव साहब को स्टीव कह के पुकारती थी। हंसती हुई जवानी लाई खुशी की दुनिया। एक दिन विद्या फिल्म की शूटिंग चल रही थी।
शूटिंग के दौरान पानी के सीन में नाव पलट जाती है। सुरैया सही में डूबने लगती हैं। देव साहब तुरंत कूद कर सुरैया की जान को बचा लेते हैं। सुरैया कहती हैं कि देव, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं नहीं बचती। देव साहब ने बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है तो बाकी की जिंदगी आप मेरे नाम कर दीजिए। इधर सुरैया के घर वालों को ये पता लग गया था कि देवानंद साहब ने सुरैया की जान बचाई। इस नाते देवानंद के सुरैया के घर वालों से भी अच्छे संबंध हो गए थे। अक्सर देवानंद साहब को घर पर खाने के लिए बुलाया जाता। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। पर जब नानी को सुरैया और देवानंद के रिश्ते के बारे में पता लगा तो वो इसके सख्त खिलाफ थी। नानी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ये 1950 का समय था जब देवानंद और सुरैया ने साथ में सनम और जीत फिल्म साइन की। लेकिन पूरी शूटिंग के दौरान नानी हमेशा साथ में रहती। देवानंद और सुरैया खाली वक्त में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। अब दोनों के बीच में बातचीत होती तो सिर्फ खतों के जरिए। इन सारे खतों का आदान प्रदान सुरैया की ही मित्र और एक्ट्रेस दुर्गा खोटे और कामनी कौशल करते। एक दिन शूटिंग के दौरान नानी को किसी काम से घर जाना पड़ा। देवानंद तुरंत सुरैया के मेकअप रूम में घुस आए। करीब 45 मिनट तक देवानंद सुरैया से बात करते रहे। देवानंद साहब ने सुरैया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और एक हीरे की अंगूठी उन्हें दी। पर यह सारा वाकया, ये सारी कहानी जब सुरैया की नानी को पता लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने वो अंगूठी सुरैया से छीन ली और उसे समुद्र में फेंकवा दिया। देवानंद साहब चाहते थे कि सुरैया हिम्मत करें और परिवार वालों का विरोध करें, पर सुरैया ऐसा नहीं कर सकी। देव साहब सुरैया को भुला नहीं पा रहे थे। वे अंदर ही अंदर टूट गए थे। फिर देव साहब ने बाजी फिल्म की। इस फिल्म की अभिनेत्री थी कल्पना कार्तिक। और फिर न जाने क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। भले ही परिवार के दबाव में सुरैया देवानंद से विवाह नहीं कर पाई, पर देवानंद के प्यार में सुरैया ने आजीवन विवाह किया ही नहीं। कल्पना कार्तिक और देवानंद की शादी का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। कल्पना को बाजी के बाद अन्य बैनर के तले फिल्में ऑफर हुई। कल्पना ने किसी और बैनर के तले फिल्में करने से मना कर दिया। कहा कि मैं सिर्फ अब फिल्में करूंगी तो देवानंद साहब के साथ ही करूंगी। देवानंद साहब को कल्पना कार्तिक का अंदाज बहुत पसंद आया और जब अगली फिल्म टैक्सी ड्राइवर देवानंद और कल्पना कार्तिक ने साथ साथ की, तभी शूटिंग के दौरान देवानंद साहब ने कल्पना कार्तिक से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना तो पहले से ही तैयार थी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और दोनों ने फिल्म की शूटिंग में ब्रेक के दौरान ही शादी कर ली। ब्रेक के दौरान ही पंडित को बुलवाया गया और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद दोनों का पारिवारिक जीवन कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। वरिष्ठ पत्रकार पीटर अली जॉन देवानंद के अच्छे दोस्त और एक बहुत बड़े फैन थे। वे लिखते हैं कि देव मुझसे कहते थे कि काश हमारी कहानी का अंत कुछ और होता, काश हम और सुरैया मिल पाते, पर ऐसा हो न सका। होगा जन्म हमें कई बार। जॉन साहब उन दिनों स्क्रीन संस्था में कार्यरत थे और स्क्रीन ने सुरैया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया। सुरैया को आना था तो सुरैया ने जॉन के सहयोगी फिरोज से पूछा, क्या आज देवानंद साहब भी आएंगे? तब फिरोज ने कहा कि देवानंद साहब स्क्रीन के किसी भी समारोह को कभी मिस नहीं करते। मेरी जिंदगी के उजाले तुम्हारी मोहब्बत यही। सभी को लग रहा था कि आज देवानंद साहब भी आएंगे। देवानंद ने अपने दोस्त जॉन से कहा कि जॉन, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। मैंने 40 सालों से उसे नहीं देखा है, न आज तक फोन में बात की है। जॉन, इस बार रहने दो, हम दोनों ही इसे सहन नहीं कर पाएंगे। देवानंद साहब नहीं गए।
करेंगे ईशा, वादा करता हूँ। पर बाद में जब वो जॉन साहब से मिले तो पूछते हैं सुरैया कैसी दिख रही थी, कैसी साड़ी पहने हुई थी सुरैया, क्या सुरैया ने बालों में फूल लगाए हुए थे। शायद ये सभी प्रश्न बता रहे थे कि सुरैया को देवानंद साहब आज भी भूल नहीं पाए हैं। फिर एक समय वो आया जब सुरैया की मौत हुई। सुरैया की अंतिम यात्रा उठ रही थी। सभी की आंखें सिर्फ देवानंद साहब को ढूंढ रही थी, पर देवानंद साहब नहीं पहुंचे। वो अपनी टेरेस पर अकेले पूरा दिन बैठे रहे। उनकी आंखों में बस आंसू थे। और शायद ये गाना उन्हीं पर यथार्थ होता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इधर देवानंद साहब लगातार कामयाबी के घोड़े पे सवार थे। वो लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। कहते हैं कभी 30 रुपए लेकर लाहौर से मुंबई आया लड़का धर्मदेव से जब देवानंद बना तो उसने अपनी पहली फिल्म के बाद ही अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन बैनर की स्थापना की। इस दौर में वो एक अच्छे लेखक, निर्देशक, निर्माता और एक अच्छे अभिनेता के रूप में खुद को साबित किया। मगर जब तक उनकी इन सभी फिल्मों के बीच गाइड फिल्म का नाम नहीं आएगा तब तक देवानंद का फिल्मी सफर अधूरा रह जाएगा। वैसे ये फिल्म उनकी ही नहीं, पूरे भारतीय सिनेमा की माइल स्टोन कही जाती है। वैसे आपको बता दें कि आज हम जिस गाइड फिल्म की गिनती भारत की सर्वकालिक फिल्मों में करते हैं वो फिल्म देव साहब ने पहले अंग्रेजी में बनाई। It is stupid to complain about the rain. You are forgetting the horror of the drought. ये फिल्म अंग्रेजी में बुरी तरह फ्लॉप रही। फिर इसे हिंदी वर्जन में बनाया गया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गाइड फिल्म को वर्ल्ड की टॉप 100 मूवीज में कंसीडर्ड किया जाता है। वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। इसे 38वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से चयन किया गया। दिन ढल जाए हर रात न जाए। इन फिल्मों के साथ ही देवानंद नेशनल क्रश बन गए थे। उनकी काली कमीज अनगिनत हसीनाओं की आह का सबब बनती जा रही थी। कहते हैं मीडिया में कई सालों तक ये बात फैली रही कि देव साहब इतने खूबसूरत थे कि उन्हें काली शर्ट में लड़कियां देखकर बेहोश हो जाती थी। इसलिए कोर्ट ने उन्हें काली शर्ट पहनने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये बात सच नहीं थी, मगर हम ये कह दें कि ये बेबुनियाद थी तो ये भी सच नहीं है। पुलिस की जांच पड़ताल से जो नतीजा निकला है, असल वाकया ये है कि ओपरा हाउस में काला बाजार फिल्म का प्रीमियर था। देवानंद साहब काले सूट में दाखिल हुए। उन्हें देखने के चक्कर में बहुत लड़कियां गिरते गिरते बची। अगर वो गिर जाती तो शायद मर भी सकती थी। मैं अदालत के सामने साबित करूंगा कि सच्चाई क्या थी। और इसी के बाद से ये मिथ चल पड़ा कि कोर्ट ने देवानंद साहब को काले कपड़े पहनने के लिए मना कर रखा है और लोग आज भी इस बात को सच समझते हैं। वैसे देव साहब ने इस बात का खंडन खुद अपनी आत्मकथा में किया। वैसे तो देवानंद साहब ने जिन फिल्मों में काम किया वो सुपर डुपर हिट रहीं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन फिल्मों को देवानंद साहब ने छोड़ा वो भी सुपर डुपर हिट रहीं। देवानंद साहब को 1961 में जंगली और 1966 में तीसरी मंजिल फिल्म में मुख्य अभिनेता के लिए चुना गया, पर देवानंद ने अपनी व्यस्तता के कारण इन फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और ये फिल्में देवानंद की जगह मिली शम्मी कपूर साहब को और शम्मी कपूर यहीं से सुपरस्टार बन गए। इसी तरह 1970 में जंजीर फिल्म सबसे पहले देवानंद साहब को ऑफर हुई और उनके मना करने के बाद ये फिल्म मिली अमिताभ बच्चन को और इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन जी का डूबता कैरियर एकदम से परवान चढ़ गया था। देवानंद साहब को फिल्म मेकिंग का जुनून था। वे लगातार निर्देशन निर्माण में लगे रहते। उन्हें फिल्मों में हमेशा नए प्रयोग करने की ललक बनी रहती। इसी तरह उन्होंने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। ये एक हिप्पी कल्चर की फिल्म थी। देवानंद हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे
जो फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभा सके। देवानंद साहब की फिल्म में सभी बड़ी से बड़ी हीरोइन काम करने को तो तैयार थी, पर कोई भी देवानंद की बहन नहीं बनना चाहता था। इस रोल के लिए तैयार हुई जीनत अमान। का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। और हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के रिलीज के बाद जीनत की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देव साहब और जीनत में नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में खूब गर्म थी। देव साहब ने भी कई इंटरव्यू में कहा कि वो जीनत से प्यार करने लगे थे। एक पार्टी के दौरान वे अपने प्यार का इजहार करने जा रहे थे, और उसी दौरान जीनत ने देव साहब को इग्नोर किया और राज कपूर के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। तब राज साहब जीनत को लेकर सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बना रहे थे। देवानंद साहब ने यह सब देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए। वैसे आपको बता दें कि देवानंद साहब उस समय शादीशुदा थे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा। देव साहब की पूरे जीवन भर एक रोमांटिक इमेज रही। कहते हैं कि फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी वे बेहद रोमांटिक थे। जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास। लेकिन बचपन में देवानंद साहब इतने संकोची और शर्मीले थे कि लड़कियों को देखकर घबरा जाते थे। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं आ पाते। उनका परिवार उनकी इस आदत से बेहद परेशान हो गया था। तब उनके पिता ने देवानंद साहब की घबराहट को दूर करने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला। देव के पिता ने उनका एडमिशन गर्ल्स स्कूल में करा दिया। ये तमाशा करना जरूरी है। जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या करेंगे। देव साहब कई सालों तक गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ते रहे। धीरे धीरे उनकी झिझक, शर्मीलापन और संकोच जाता रहा। देवानंद साहब को लेकर एक बहुत चर्चित किस्से की बात हमेशा होती है। यहाँ उस किस्से की बात न हुई तो देवानंद की बात अधूरी रह जाएगी। ये उस समय की बात है जब भारत के स्वर्णिम काल में आपातकाल का काला अध्याय जुड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा देश आग की लपटों में चल रहा था। कहते हैं उस समय की सरकार बॉलीवुड के अभिनेताओं को सरकार की प्रशंसा करने पर मजबूर कर रही थी, जिनमें से देवानंद साहब, किशोर कुमार साहब, मनोज कुमार साहब जैसे अभिनेताओं ने सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से हिलूंगा नहीं। वो सच्चाई मेरी। वैसे सरकार का विरोध करने पर इन सभी अभिनेताओं को इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े। इन सभी कलाकारों के गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रतिबंधित कर दिया गया और उनकी फिल्मों की शूटिंग पर लगातार बाधा डाली जाने लगी। पर इसका परिणाम यह भी हुआ कि देवानंद ने 14 सितंबर 1979 में नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से खुद की एक पार्टी बना डाली। इस पार्टी का मुख्यालय वी शांताराम के मुंबई परेल स्थित राजकमल स्टूडियो को बनाया गया। हालांकि इसका सक्रिय संचालन देवानंद साहब अपने दफ्तर से ही करते। इस पार्टी में देवानंद के भाई विजय आनंद, वी शांताराम, जीपी सिप्पी, श्रीराम बोरा, IS जौहर, रामानंद सागर, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे कई बड़े सितारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। पार्टी की रैलियों में हुजूम उठता था और यह सब देखकर मुख्य धारा की पार्टी की परेशानियां बढ़ने लगी थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीपी सिप्पी और रामानंद सागर जैसे असरदार फिल्मी हस्तियों को ये नसीहत दी कि चुनाव के बाद होने वाली मुश्किलों का अगर फिल्म उद्योग से बचाना है तो ये सब तमाशे वे सभी फिल्मी उद्योग की हस्तियां बंद कर दें। धीरे धीरे देव साहब की पार्टी में सक्रिय फिल्मी कलाकार किनारा करने लगे। देव साहब लगभग अकेले रह गए और देवानंद के पास लगभग 5-6 सप्ताह का समय ही बचा था, क्योंकि चुनाव लगभग कुछ ही दिनों बाद था। उन्हें लगा कि सब इतने कम समय में नहीं हो सकता। देवानंद साहब को लगा कि मैं जिस चीज के लिए बना हूं मुझे वही करना है, और वो अपनी फिल्मी दुनिया में फिर लौट गए और वहीं से समाज को सुधारने की कोशिश करते रहे। आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं।
लेकिन मेरी माँ ने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया। उनकी फिल्में हमेशा समाज को कुछ न कुछ प्रेरणा देकर जाती, फिर चाहे वो फिल्में फ्लॉप हो जाएं या सुपर डुपर हिट हो जाएं, और उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो फिल्म बनाते रहे। उनकी आखिरी फिल्म चार्ज शीट थी। वे उस समय 88 साल के थे। मैं मिन्नी का गला घोंट कर उसकी जान भी ले सकता था। तो फिर हम ये मान लें कि आप भी शक के दायरे में। और 88 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा का ये सितारा हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने हमेशा समय से आगे सोचा और समय से आगे की फिल्में बनाई। आज की इस उथल पुथल जिंदगी में भी अगर हम जब भी खाली बैठकर देवानंद साहब की फिल्में देख लेते हैं, आज भी हमारा मन मानो बसंत की बहार में चला जाता है। वैसे आप अगर देवानंद के अच्छे प्रशंसक हैं तो जरूर बताइएगा, देवानंद साहब ने अपने इतने लंबे कैरियर में वो कौन सी फिल्म की जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। बुरे भी हम भले भी हम समझियो ना किसी से कम। और अगर देवानंद साहब के बारे में आपको और कुछ भी पता हो तो जरूर बताइएगा। हमारा नाम बनारसी बाबू। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं और आपके हर कमेंट्स को बहुत दिल से पढ़ते हैं। कमेंट के साथ आप कहां से हैं ये जरूर लिखिएगा। इसे जानकर हमें बहुत खुशी होती है और आप हमारी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। और शायद अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे इस 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में की गई 10, 15, 20, 25 घंटों की मेहनत को हिम्मत देता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।